सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के 5वें सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में अर्थात इस सत्र में हम बात करेंगे भाषा की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ की। अर्थात हम सभी शिक्षक साथी शिक्षक संदर्शिका के बारे में पूरी समझ कैसे बना सकें, जिससे उन शिक्षक संदर्शिकाओं का हम कक्षा कक्ष में बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएँ साथियों, और कक्षा कक्ष में जिसके माध्यम से फिर बेहतर व्यवहारगत परिवर्तन देखने को हमें मिले। साथियों, जब भाषा की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ अर्थात पूरी समझ आपको हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये जो मैं उद्देश्य आपको अवगत करा रहा हूँ, ये उद्देश्य आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे साथियों, शिक्षक संदर्शिका का कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान उपयोग करना भी आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके साथ साथ समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ आप अच्छे से जान पाएंगे। भाषा शिक्षण में प्रश्नों का महत्व क्या होता है और इसके बाद बच्चों को मदद करने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इसे भी साथियों समझ पाएंगे। साथियों, हमें शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ अर्थात पूरी समझ होना बड़ा जरूरी है। शिक्षक संदर्शिका पर पूरी समझ बनाने के लिए साथियों संदर्शिका को मुख्य रूप से 3 भागों के रूप में बांटकर हम समझ सकते हैं। अर्थात पूरी संदर्शिका को यदि समझना है तो उसको देखिए 3 भाग उसके किए गए हैं। हम उन 3 भागों को समझना पड़ेगा और प्रत्येक भाग में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि साथियों, पहला भाग है सैद्धांतिक समझ। इस सैद्धांतिक समझ में क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझना पड़ेगा। इसके पश्चात देखिएगा दूसरा भाग है शिक्षण योजनाएं और तीसरा भाग है कालांशों में कार्य करने की रणनीतियां। तो साथियों, अगर आप किसी भी शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ को पाना चाह रहे हैं तो आपको उसके तीनों भागों को समझना होगा। तो अब आगे देखते हैं साथियों कि ये तीनों भागों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके लिए साथियों हमने प्रयास किया कि यहाँ पर एक कक्षा 3 की जो संदर्शिका है हिंदी की, वो साथियों हमने उसकी विषय सूची को यहाँ पर ले लिया है। आप देखिएगा इस विषय सूची को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के पृष्ठ संख्या 10 तक जो ये विवरण है, ये सारा का सारा देखिएगा सैद्धांतिक समझ के रूप में आता है। अर्थात सैद्धांतिक समझ के रूप में आएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022। इसी के साथ साथियों इसमें आएगा समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ, भाषा विकास में प्रश्नों का महत्व, सीखने में बच्चों की सहायता करने की प्रक्रिया, उसके बाद वार्षिक शिक्षण उद्देश्य क्या है, साप्ताहिक शिक्षण चक्र क्या है, साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा क्या है और शिक्षण सामग्रियों का विवरण। इसके पश्चात है कालांशों की रणनीतियाँ। तो यहाँ तक जो साथियों है, ठीक, ये चीजें दी गई हैं किसमें, सैद्धांतिक समझ के रूप में। अर्थात पहला भाग हमारा कंप्लीट हुआ। साथियों, अब हमें इस पूरी संदर्शिका का दूसरे भाग को समझते हैं। देखिए, दूसरे भाग में पृष्ठ संख्या 11 से इसमें लेकर के जो 150 तक दी गई हैं, ये 25 सप्ताह की जो शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, एक पेज पर जो तीनों कालांशों की 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं साथियों दैनिक शिक्षण योजनाएं। अर्थात पूरे 25 सप्ताह तक की भाषा के तीनों कालांशों की शिक्षण योजनाएं यहां पर दी गई हैं और एक दिन की शिक्षण योजनाओं के लिए साथियों 1 पेज है। तो दूसरा भाग है ये, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब अगर समग्र समझ बनानी है तो एक तीसरा भाग और है। वो तीसरा भाग स्टार्ट होता है साथियों 151 पेज से लेकर के अंत तक 184 तक। इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। इसको हमने भाग को कहा है कालांशों में कार्य करने की रणनीतियां। इसमें क्या क्या चीजें, इसमें साथियों है कालांश 1 में कार्य करने की रणनीतियां, ये इसमें आएगा भाग 3 में, और कालांश 2 में कार्य करने की रणनीतियां, कालांश 3 में कार्य करने की रणनीतियां, और इसी में साथियों जो ऐड किया गया है वो है आकलन एवं रेवेंडियल। इसी में देखिए कहानियां और साथ में यहां पर कविताएं भी हैं और अंत में साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। तो ये संदर्शिका का तीसरा भाग है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि भाषा की संदर्शिका की समग्र समझ बनाना, उसकी पूरी समझ बनाना चाहते हैं, तो साथियों इस पूरी संदर्शिका को 3 भागों के रूप में आपको समझना पड़ेगा। सैद्धांतिक समझ को समझना पड़ेगा, इसके सैद्धांतिक पक्ष को जानना पड़ेगा, साथ ही शिक्षण योजनाओं को समझना होगा और इसके पश्चात जो कालांशों में कार्य करने की रणनीतियां हैं उस पर हमें समझ बनानी होगी। ठीक है साथियों, इसके साथ ही साथियों आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये शिक्षक संदर्शिकाएं क्यों बनाई गई हैं, इन शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास क्यों किया गया है। तो साथियों देखिए यहीं पर इस पेज पर आप देखते हैं ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं साथियों, एक स्ट्रक्चर्ड पाठ्यक्रम पर कार्य करने के लिए,
बच्चों को एक समान गुणवत्तायुक्त शैक्षिक इनपुट प्रदान करने के लिए, भाषा शिक्षण के लिए मिलने वाले समय का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए, आकलन रेमेडियल शिक्षण पर सतत रूप से कार्य करने की रणनीति को समझने के लिए, कक्षा की शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर करते हुए बच्चों को निर्धारित समय में निपुण बनाने के लिए इन शिक्षक संदर्शिकाओं का साथियों विकास किया गया। देखिए, ये चीज़ें यहाँ समझने के बाद, इन पर चर्चा के पश्चात इन चीज़ों को मैंने यहाँ भी साथियों अंकन करा दिया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इन शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास साथियों क्यों किया गया। इसके पश्चात साथियों अब हम यहाँ पर देखिए 8 ग्रुप बनाएंगे और संबंधित बिंदु पर चर्चा एवं अपनी तैयारी कर उसका फिर प्रस्तुतिकरण भी करेंगे। जैसा पहला और 5वां समूह हमारा प्रस्तुतिकरण करेगा कि किसी एक दिन की शिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक संदर्शिका के किन किन पृष्ठ का संदर्भ लेना होगा और संदर्भित पृष्ठ को देखना क्यों जरूरी है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा और छठा समूह है, वो दूसरा और छठा समूह समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियों को पढ़े और उसके बाद उदाहरण के साथ समझाए। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा और 7वां समूह है, वो भाषा विकास में प्रश्नों के महत्व को पढ़े और चित्र कहानी पोस्टर के आधार पर उदाहरण के साथ समझाए। इसके बाद जो हमारा चौथा और 8वां समूह है, वो सीखने में बच्चों की सहायता करने की प्रक्रिया को पढ़े और कक्षा 3 सप्ताह 15 दिवस 2 कालांश 2 के आधार पर उदाहरण दे करके वो यहाँ पर समझाएंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब तैयारी करते हैं और मैं 1 बाय 1 ये प्रयास करता हूँ कि जो आपके चारों के चारों समूह हैं, इस पर किस तरह से हमारे जो शिक्षक साथी वो प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, उनकी सहायता के लिए कुछ आगे है। साथियों, जो हमारा पहला और 5वां समूह है, वे दोनों के दोनों समूह यहाँ पर ये जो संदर्शिका का उपयोग है, इसको साथियों अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इस उपयोग में हमें क्या क्या करना है। जो हर सप्ताह है, उस हर सप्ताह की शुरुआत में हमें क्या करना है, हर सप्ताह के अंत में हमें क्या करना है, हर दिन की शुरुआत में हमें क्या करना और हर दिन के अंत में क्या करना। जैसे कि हर दिन के अंत में हमें साथियों बाद में ट्रैकर वगैरह भरने हैं। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, संदर्शिका के उपयोग को, और अपने प्रस्तुतिकरण की तैयारी करिएगा। साथ ही साथ ये जो हमारा पहला और 5वां समूह है, इन्हें ये बताना कि जो हमारे पास कक्षा 3 की संदर्शिका है भाषा की, उसके सप्ताह 8 में जितनी भी 6 के 6 दिवसों की ये शिक्षण योजनाएं हैं, उनमें संदर्शिका के कुछ पृष्ठों को दिया गया है। तो उन पृष्ठों को क्यों दिया गया है, इस पर उन्हें बात रखनी है। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो सप्ताह 8 है उसके दिवस 1 की ये शिक्षण योजना रखी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो विभिन्न खंड हैं उनमें जगह जगह पर हमारी जो शिक्षक संदर्शिका उसके पृष्ठ अंकित हैं। तो उन पृष्ठों को देखिएगा, उन पर जाइएगा और जाने के पश्चात उनको पढ़िएगा। तब आप यहाँ पर बताएंगे कि भाई उस शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ को यहाँ पर क्यों लिया गया है। इसी प्रकार से साथियों, जो आगे की सप्ताह 8 के दिवस हैं, उनको भी यहाँ पर देखिए शिक्षण योजना ये दी गई हैं। इसमें भी हमारे साथी देखें कि शिक्षक संदर्शिका के कौन कौन से पृष्ठों का यहाँ संदर्भ लिया गया है और वो संदर्भ वित्त पृष्ठ को देखना साथियों क्यों जरूरी है, बस इस पर बात रखनी है। ठीक है साथियों, तो इन्हें आप प्रस्तुतिकरण के लिए इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिएगा सप्ताह 4, सप्ताह 5 और सप्ताह 6 की योजना। तो ये साथियों समूह 1 और 5 को प्रस्तुतिकरण करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा समूह है, दूसरा और छठा समूह। साथियों, इन दोनों समूह का काम है कि वह ऐसे अधिक से अधिक रणनीतियाँ या ऐसे अधिक से अधिक तरीके बता पाएँ जिसमें बच्चे समझते हुए पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल हो सके, अर्थात बच्चे समझते हुए पढ़ें। तो ऐसे कौन कौन से अधिक तरीके हो सकते हैं साथियों, तो वे उन्हें प्रस्तुतिकरण करने, वे बताने। तो जो दोनों समूह हैं वे आपस में सभी सदस्य विचार करें। जैसे साथियों यहाँ पर दिया गया देखिए अनुमान लगाना, अर्थात बच्चे से ऐसे सवाल करें जो अनुमान लगाने वाले हों, जिसमें बच्चा खुद चिंतन करे, खुद बच्चा सोचे। जैसे आपको क्या लगता है यह पाठ किसके बारे में होगा, आपको क्या लगता है आगे की कहानी में क्या हुआ होगा। तो साथियों इस प्रकार से अनुमान लगाने वाले यदि प्रश्न आप करेंगे तो बच्चा समझते हुए पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। इसी तरह से साथियों एक तरीका, एक रणनीति हो सकती है पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, अर्थात आप बच्चे से जब किसी भी पाठ पर काम कर रहे हैं तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से उसका जुड़ाव करिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा साथियों कि बच्चा समझ के साथ उसको पढ़ेगा। अगर बच्चा उस संबंधित पाठ को पढ़ते समय पूर्व ज्ञान से उसका कोई भी जुड़ाव नहीं है तो बच्चा निश्चित रूप से उस बच्चे की उस पाठ पर कोई समझ नहीं बन पाएगी साथियों। इसी प्रकार से क्या है, जब पूरा पाठ पढ़ लेते तो उसका साथियों उसका पूरा सार को एक जगह संकलित कर लें और संकलित करने के पश्चात उस सार को पहले आप अपने शब्दों में सुनाएंगे। जब आप अपने शब्दों में उसको सुनाएंगे, दोबारा सुनाएंगे, फिर से सुनाएंगे, तो क्या होगा, निश्चित रूप से उस बच्चे की उस पाठ के बारे में समझ बनेगी। इसके बाद साथियों एक ये हो सकता है कि आप रोल प्ले कराने लगे, ठीक है, पात्र अभिनय। तो ये भी है, उससे बच्चे की
उस पाठ पर समझ बनती है। क्योंकि जो भी कहानी वाले ऐसे पाठ होते, उसमें जो भी पात्र होते, बच्चा जब उस पाठ को पढ़ता तो उन पात्रों की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेता। तो जब आप रोल प्ले कराएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे की क्या उस पर एक समझ और भी अच्छी बन पाएगी। इसी तरह से साथियों एक रणनीति होती है पाठ का चित्रीय संयोजन। इसमें क्या होता है कि आप पूरी कहानी को देखिएगा, जगह जगह बॉक्स में, ठीक है, बोर्ड लिया, बोर्ड में जगह जगह बॉक्स पर कुछ थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ लिख देते हैं वहाँ पर, और उसके पश्चात बच्चे से कहते हैं कि भाई ठीक है, इस पूरे अब जो है पूरी की पूरी कहानी को जोड़ करके आप बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चा समझ के साथ पढ़ना प्रारंभ करेगा। इसी के साथ ही एक दूसरा और अच्छा तरीका है कि बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाए, और ग्रुप बनाने के पश्चात उन बच्चों को आपस में कहें कि आप एक दूसरे से चर्चा करिएगा, प्रश्न पूछिएगा, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रेरित करिएगा। बच्चे खुले छोर के और बंद छोर के दोनों प्रश्न पूछ सके, उनके उत्तर दे सके, इस हेतु भी उनको प्रेरित करने का काम करना। जैसे कि अभी साथियों हम जो प्रिंट रिच मटेरियल मिला उसमें जो चित्र चार्ट है उस पर जब आप एक अच्छे से चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे भी उसमें भाग लेते हैं। आप खुले छोर के प्रश्न पूछें या बंद छोर के, लेकिन निश्चित रूप से बच्चे उसका उत्तर दे पाते हैं। तो यही काम करना है साथियों। अब ये तो बे तरीके थे जो साथियों पुस्तक में दिए गए। अब इसके अलावा ऐसे कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं, आप आपस में विचार करिएगा और उनको यहाँ लाने का काम करिएगा कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक या रणनीतियां हैं जिसमें बच्चा समझ के साथ पढ़ते हुए आगे उसमें शामिल हो। ठीक है साथियों, तो इस समूह का ये कार्य है। साथियों अब हमारा जो तीसरा और सातवां समूह है उन्हें प्रस्तुतिकरण करना है कि भाषा विकास में प्रश्नों का क्या महत्व है। अर्थात साथियों उन्हें ये बताना है कि बच्चों से बीच बीच में जब हम पाठ या कविता या कहानी पढ़ाते हैं तो बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी है, ये उन्हें बताना है। इसके साथ साथ उन्हें इस चीज़ पर बताना है कि जो प्रश्न पूछने हैं वे किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि बंद छोर के प्रश्न पूछने हैं, इसी प्रकार से और क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के और खुले छोर के प्रश्न पूछने हैं, तो इसके बारे में बताना है। और इन प्रश्नों को साथियों कैसे वे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात रखूंगा साथियों, देखिए प्रश्न पूछना, बच्चों से पाठ के बीच में प्रश्न पूछना उनकी समझ बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार एक कारगर तरीका है। अगर आप बच्चों से पाठ के दरमियान प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे की समझ उस पाठ पर और भी बेहतर बनती है। ठीक है, और अभी बात करें कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के, तो साथियों देखिए दो प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं। एक है बंद छोर के प्रश्न। साथियों ऐसे प्रश्नों का उत्तर अक्सर हाँ या नहीं में दिया जाता या कुछ शब्दों में देना होता। ऐसे प्रश्नों के जवाब देने में बच्चों को अधिक चिंतन की या सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। इनके जो जवाब होते हैं वो एक या दो शब्दों में ही साथियों हो जाते हैं। जैसे कि सीमा के माता पिता कहाँ गए हुए थे, तो एक शब्द में उत्तर मिल जाएगा। बाढ़ से बचाव कार्य के लिए क्या आया, तो क्या चीज़ आई है, वो एक शब्द में उत्तर मिल गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वे बंद छोर के प्रश्न होते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ हमें प्रश्न पूछने होते हैं खुले छोर के प्रश्न, जिनको कहते हैं विवेचनात्मक प्रश्न। तो साथियों जो खुले छोर के प्रश्न हैं मुख्य रूप से ऐसे होते हैं जिनका कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों के पूर्व ज्ञान, उनके संदर्भ, वातावरण, कल्पना शक्ति, अनुमान लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता का साथियों इसमें प्रयोग होता है। जैसे माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी। अब देखिए क्या क्या बातें हुई होंगी, कई सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हर बच्चा इसमें क्या करेगा, इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति, अनुमान लगाना, उसका विश्लेषण करना, पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ना, सारी चीज़ें इसमें साथियों आएंगी। ठीक, तो शिक्षक हमारे जितने अधिक खुले छोर के उच्च स्तरीय सवाल बच्चों से पूछते हैं और उन पर बच्चों को सोचने, विचार करने का समय और मौका देते हैं, उतना ही बच्चों की सोच, तर्क करने के कौशल और समझने की क्षमता साथियों विकसित होती है। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों प्रकार के जो प्रश्न हैं बच्चों से वो करने हैं। तो ये जो समूह का प्रस्तुतिकरण है साथियों ये करना। और इसमें देखिए जो खुले छोर के कुछ प्रश्न हैं उन पर आपको बात रखनी। जैसे कि पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न, पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उन पर बात रखिएगा इस लेख को पढ़ने के पश्चात। अनुमान लगाने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जीवन और अनुभव से जोड़ने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। कल्पना से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे, क्योंकि हमें यहाँ ये सीखना है निश्चित रूप से कि हम किस प्रकार के प्रश्न कैसे बनाने हैं। बीच बीच में हमें पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न भी बनाने, जैसे हमें किन किन माध्यम से समाचार प्राप्त होते हैं, आसमान में चांद कब नहीं दिखाई देता। तो ये जो प्रश्न है ये पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न है। अनुमान लगाने वाले प्रश्न कैसे पूछे, यहाँ हंस का जोड़ा तारक को आसमान में किस तरह ले गया होगा,
तो बच्चा अनुमान लगा रहा है यहाँ। इसी प्रकार से जीवन और अनुभव से जोड़ने वाले प्रश्न, तुमने बरसात में किसी तालाब को देखा होगा, गर्मी में उसी तालाब में क्या क्या अंतर आ जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये जीवन और अनुभव से जोड़ने वाले प्रश्न है। ठीक है साथियों। स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न, जैसे इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है, बच्चों बताओ। तो देखिए ये है स्वयं निष्कर्ष निकालने वाला प्रश्न। इसी तरह से कल्पना से संबंधित प्रश्न आपको करने कि तुम एक चित्र कहानी बनाओ जिसमें बिल्ली, चूहा, तोता और आम हो। तो यहाँ पर देखिए कल्पना से संबंधित प्रश्न है। तो साथियों ये खुले छोर के उच्च स्तरीय प्रश्न है, ये भी हमें बच्चों से पूछने हैं। तो इस समूह का यही प्रस्तुतिकरण होगा। क्या इससे संबंधित और भी कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? तो उनका आप सभी साथियों दोनों के दोनों हमारे जो ग्रुप हैं ये प्रस्तुतिकरण रखेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों में से एक ग्रुप हमारा प्रस्तुतिकरण करेगा और जो दूसरा समूह है उसमें जो शेष बिंदु बच गए हैं साथियों उनको पूरा करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अंतिम समूह, जो हमारा अंतिम समूह 4 और 8 है, उनको क्या करना है। देखिए साथियों इन दोनों समूह को इस चीज़ पर प्रस्तुतिकरण करना है कि बच्चों की सीखने में सहायता कैसे की जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कक्षा हो साथियों उसमें अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं और कुछ बच्चे धीरे से सीखने वाले भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को आसानी से सीखने के लिए उन बच्चों की कैसे आप सहायता करें, ऐसे कौन कौन से तरीके, ऐसी कौन कौन सी रणनीतियाँ आप अपनाते हैं कि वे सभी बच्चे सीखने में उनको आसानी हो जाए। तो इस पर साथियों अपना आपको प्रस्तुतिकरण करना है। जैसे कि साथियों एक तरीका हो सकता कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करके उसे पाठ से जोड़ा जाए। इससे बच्चे को सीखने में देखिए आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये हुआ। आप क्या करिएगा, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पाठ जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को सीखने में आसानी आपके द्वारा कब होगी, जब बच्चे के पूर्व ज्ञान को आप समझ लेंगे। सपोज करिएगा एक बच्चा है, उसको जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका पूर्व ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें आप, उसकी सहायता कैसे करेंगे? उसकी सहायता करेंगे कि जो टॉपिक है वो टॉपिक इस प्रकार का लें आप, और अगर आपने टॉपिक इस प्रकार का नहीं लिया है तो उस टॉपिक को इस प्रकार से आप एडजस्ट करें कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ करके लाएं। ठीक है, यदि आपने उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया तो आपने क्या, उस बच्चे की सीखने में सहायता कर दी। तो एक तरीका आपका ये हुआ। इसी प्रकार से साथियों कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं और देखिए उसकी जटिल भाषा है, तो आप क्या करिएगा, बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको, है उसकी मानक भाषा को नहीं समझ पा रहा, तो ऐसी स्थिति में साथियों आप बच्चों के घर की भाषा का प्रयोग करिएगा। बच्चों के घर की भाषा प्रयोग करने से क्या, आपने उन बच्चों के सीखने में सहायता कर दी है। तो इसी प्रकार से देखिए 2 प्रकार के ऐसे तरीके हुए जिसमें आपने बच्चों की सीखने में सहायता की है। इसी प्रकार से और तीसरा तरीका क्या हो सकता साथियों, एक और तरीका हो सकता कि जब बच्चों को आप सिखाने का कार्य कर रहे हैं तो आप उनके स्तर के अनुसार चलें। अगर आप उनके स्तर के अनुसार ही धीरे धीरे बढ़ें, उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते रखते उनके स्तर के अनुसार आगे चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप बच्चों की सीखने में सहायता कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण साथियों कि बच्चों की सहायता करने की प्रक्रियाओं में जिम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण होना जरूरी है। अर्थात साथियों सबसे पहले मैं करूं, आई डू, वी डू, यू डू, अर्थात सबसे पहले आपको स्वयं को करना है, उसके पश्चात दोनों बच्चों को और शिक्षक साथियों को मिलकर के वो काम करना है, और उसके पश्चात वो सारी जिम्मेदारी किसको दे दी जाती, बच्चों को दे जाती कि बेटा अब तुम करिएगा। तो सबसे पहले शिक्षक को करना, उसके बाद शिक्षक और बच्चे को मिलकर करना, और उसके पश्चात वो जिम्मेदारी हस्तांतरण हो जाती है बच्चे को। तो इस प्रकार से आई डू, बी डू और यू डू, इसके आधार पर भी हम बच्चे की सीखने में साथियों सहायता कर सकते हैं। तो ये थे साथियों कुछ तरीके ऐसे जिसके माध्यम से जो हम शिक्षक साथी हैं वो बच्चों की सीखने में सहायता करेंगे। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और भी ऐसे तरीके आए, तो साथियों उन्हीं को यहाँ निकालना और उन्हीं का प्रस्तुतिकरण करना यहाँ पर आपका उद्देश्य है। तो दोनों में से देखिए एक ग्रुप यहाँ पर आएंगे, वो प्रस्तुतिकरण करेंगे, और जो दूसरा ग्रुप बैठा है वो संबंधित जो शेष बिंदु अगर बचा है तो उसको साथियों बताएंगे। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा सत्र समाप्ति की ओर है, और इसमें समेकन से संबंधित जो भी बिंदु हैं उनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आई हैं साथियों, देखिए अगर आपने शिक्षक संदर्शिका को समग्रता में समझ लिया है और समग्रता में समझकर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों कक्षा में आपको व्यवहारगत परिवर्तन स्पष्ट रूप से साथियों आपको नजर आएंगे। साथियों यहाँ पर जो शिक्षक संदर्शिका है देखिए उसके अंतिम पृष्ठों में एक आकलन ट्रैकर भी दिया गया है। यह आकलन ट्रैकर प्रत्येक सप्ताह साथियों भरा जाएगा। इस आकलन ट्रैकर
बच्चों के समूह निर्धारण में साथियों ये आकलन ट्रैकर आपको मदद करेगा। इसके साथियों आपने अभी इसमें जाना कि देखिए अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, इस प्रकार से अगर आप शिक्षण कर रहे हैं, सार संकलित करने की गतिविधियां करवाना, पाठ के बारे में मानसिक छवि बनाना, अगर ऐसी गतिविधियां आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से साथियों पढ़कर समझने की जो प्रक्रिया है वो और भी बच्चों की पुख्ता हो जाती है। इसी तरह से साथियों यदि आप खुले छोर के प्रश्नों की शुरुआत बच्चों के अनुभव और पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्नों से होनी चाहिए, उनके अनुमान लगाने वाले, स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले और नई कल्पना वाले प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो साथियों ये थे कुछ सार। तो इसी के साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।